पुस्तक का नाम है द प्रिंस, इतालवी क्लासिक। लेखक है निकोलो मैकियावेली। अनुवादक है राम सिंह जी। भूमिका। निकोलो मैकियावेली का जन्म एक प्राचीन और संभ्रांत परिवार में 3 मई 1469 को फिरेंजे फ्लोरेंस में हुआ। उस समय की शिक्षा की सामान्य मान्यताओं के अनुसार उसने लातीनी और ग्रीक लेखकों की कृतियों का अध्ययन किया, किंतु अपने अध्ययन को केवल व्याकरण की शैली के औपचारिक अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखा, जो उस प्रकार की शिक्षा की सीमाएं थी। वह वास्तव में न केवल विद्वान था, न साहित्यिक और पुस्तकों के प्रेम के साथ इतिहास और मनोविज्ञान के तथ्यों में से उसे उत्कट रुचि थी। इसके साथ ही मानव और जगत के व्यापारों के प्रत्यक्ष अनुभव से कभी भी मुक्त नहीं रहा, चाहे वे किसी वर्ग, किसी सामाजिक स्तर और स्थिति के क्यों न हो। 19 वर्षीय अवस्था में उसने नगर की राजनीति में प्रवेश किया। उस समय वह एक स्वतंत्र गणतंत्र था। सन 1498 सन 1498 से सन 1498 से द्वितीय चांसलरी के अधीन मंत्री पद संभाला। द्वितीय चांसलरी कार्यालय में वह गृह और युद्ध विषयक मामलों की देखभाल करता था। व्यवहारिक क्षेत्र में उसके कार्य को विशेष महत्व नहीं मिला। उसके स्वभाव के कारण भी संघर्षपूर्ण राजनीति के दांवपेचों में जाने की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की ओर अधिक उन्मुख था। किंतु उन घटनाओं ने जिनका वह प्रत्यक्ष दर्शक था, उसको गूढ़ मनन करने के लिए आधार प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप वह राज्यतंत्र में अपने मौलिक सिद्धांतों को रूप दे सका। ये वे वर्ष थे जब फ्रांस और स्पेन धर्मनिरपेक्ष संघर्षों के बाद शक्तिशाली एक छत्र राज्यों के रूप में संगठित हो चुके थे और यूरोप व चरम प्रभाव स्थापित करने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर रहे थे। इसी बीच उन छोटे राज्यों का पतन और नाश प्रारंभ हो गया था, जिसमें इतालवी प्रायद्वीप विभक्त था। ये राज्य समझौते का एक ऐसा कोई मार्ग न खोज सके जो उन्हें विदेशी आक्रमण के विरुद्ध संगठित कर देता। मिलान का राज्य सन 1499 में फ्रांसीसी हाथों में चला गया और सन 1509 में नेपलस का राज्य स्पेन का प्रांत बन गया। फ्लोरेंस गणतंत्र की स्वाधीनता भी सुरक्षित नहीं कही जा सकती थी। दलों के संघर्षों के फलस्वरूप भीतर से जर्जरित हो जाने के कारण उसकी स्वाधीनता पर मेदेची परिवार के राजकुमारों के जो सन 1494 में निकाल दिए गए थे, फिर से शक्ति ग्रहण कर लौट आने का संकट मंडरा रहा था। और यह कहा जा सकता है कि उस समय इटली में इस नाटकीय घटनाक्रम को समझने और व्याख्या करने के लिए मैकियावेली से अधिक योग्य प्रतिभा और कोई नहीं थी। अपनी सरकार द्वारा सौंपे अनेक विशेष द्वितीय कार्य उसे करने पड़े और अनेक बार उसे इतालिया से बाहर जर्मनी भी जाना पड़ा, और यह कार्य करते हुए उसके मन में कुछ धारणाएं दृढ़ होती जा रही थी जो जीवन पर्यंत उसके साथ रही। कारण और कार्य के जटिल खेल को ध्यान पूर्वक समझने का उसका स्वभाव हो गया था। मनुष्य के कार्यों के वास्तविक अभिप्राय को तीक्ष्ण दृष्टि से परखने और इतिहास के प्रवाह में जो कुछ केवल मानव की इच्छा के फलस्वरूप ही घटित हुआ है, उसे उससे अलग करने का जो उस इच्छा से बच जाता है। और जैसा कि हम आगे स्पष्ट देखेंगे, उसने फोर्सुना भाग्य शब्द से संबोधित किया गया है, अच्छा अनुभव हो गया था। उसके इन कूटनीतिक कार्यों की टिप्पणियों, पत्रों, विवरणों को उसकी बड़ी कृतियों की यदि प्रथम रूपरेखा नहीं थी तो उनकी तैयारी की सामग्री तो ठीक ही कहा जा सकता है। सन 1512 में पोप जूलियो द्वितीय के प्रयास से स्पेन और वेनिस प्रजातंत्र का एक संगठन बना, जो इतालिया के प्रांतों में फ्रांस को पराजित कर रहा था और उसे मिलान का राज्य छोड़ने के लिए बाध्य कर रहा था, जिसे जैसा कि हम देख चुके हैं कि सन 1499 में उसने ले लिया था। फ्लोरेंस का प्रजातंत्र फ्रांस का मित्र होने के कारण इस ध्वंस की लपेट में आने वाला था और इस प्रकार मेदेची परिवार के हाथ में शक्ति लौटाने की संभावना प्रदान कर रहा था। मैकियावेली के नए मालिकों की सेवा करने का
जहाँ तक प्रश्न है, उसे अपने पद से तो अलग ही कर दिया गया और 1 वर्ष की कारावास की सजा भी हुई। पीछे मेदेची परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेने का संदेह किया जाने पर उसे बंदी कर दिया और यंत्रणा दी गई। निर्दोषी ठहराए जाने पर मुक्त कर दिया। फ्लोरेंस से कुछ किलोमीटर दूर गांव के छोटे छोटे घर में प्राय अपनी इच्छा से एक प्रकार से उसने प्रवास ले लिया। इस एकांत में, इस जबरन ला दी गई शांति से में ही यह संभव हुआ कि उसने अपने प्रिय रोमन इतिहासकारों की कृतियों का गहन अध्ययन किया और सन 1513 की जुलाई और दिसंबर के बीच अति विश्रांत रूप से अपनी श्रेष्ठ कृति इल प्रिंचिपे राजा की रचना की। यहाँ एकांतवास में 1520 तक चालू रहा और यही काल उसकी श्रेष्ठ रचनाओं का समय था। जो प्रिंचिपे के अतिरिक्त व्याख्यान, ऐतिहासिक राजनीतिक प्रकार की एक दूसरी कृति, युद्ध कला पर विवेचन और इटालवी रंगमंच की क्षति की सुंदरतम कोमेदी मंद्रसोला की रचना की। किंतु यह जीवन उसके लिए असहन था। उसे बिल्कुल निष्क्रिय लगता था। लिखना उसके केवल केवल सामयिक मन बहलाव का साधन था। ठोस सक्रिय राजनीति में वह फिर प्रवेश करने का इच्छुक था। मेदिची परिवार के प्रधान व्यक्तियों के संपर्क में धीरे धीरे आने की इस आशा से वह चेष्टा कर रहा था, जिससे उसे फिर कोई स्थायी और प्रतिष्ठित कार्य मिल सके। उसे कुछ कार्य सौंपे गए थे, जिसमें विश्वविद्यालय की ओर से फ्लोरेंस नगर का इतिहास संग्रह करने का कार्य भी था। सन 1525 में विदेशी आक्रमण का वातचक्र फिर सघन हो उठा। इस बार स्पेन के राजा और जर्मनी के सम्राट चार्ल्स पंचम के निर्देश में जर्मनी और स्पेन में आक्रमण किए गए। मैकियावेली को फ्लोरेंस की मोर्चाबंदी और सुरक्षा अक्षुण्ण रखने का कार्यभार सौंपा गया और इस कार्य को उसने अपने स्वाभाविक उत्साह से किया। किंतु सन 1527 में रोम जर्मनों के हाथों में चला गया और भयंकर लूटमार हुई। इटालवी नगर शत्रु के सामने निर्विरोध आत्मसमर्पण कर रहे थे और फ्लोरेंस ने दूसरी बार मेदिची के प्रभुत्व को धकेल दिया और प्रजातंत्र की पुनः स्थापना हुई। एक क्षण के लिए मैकियावेली को यह आशा हुई कि वह अपने पुराने मंत्री पद पर फिर आसीन हो जाएगा, किंतु मेदिची के प्रभुत्व काल में उसके व्यवहार के कारण उस पर संदेह किया जाने लगा, अतः उसे छोड़ दिया गया। 1 महीने बाद 20 जून को वह दिवंगत हो गया। मैकियावेली की विचारधारा यह का विकास क्रमबद्ध रूप से नहीं हुआ। उसकी सभी ऐतिहासिक राजनीतिक कृतियों में आधारभूत सिद्धांत और उसका प्रयोग दिखता, अतः विभिन्न कृतियों से चुनकर उनका एक साथ पूर्ण अध्ययन करना संभव है। पश्चिमी आलोचना के अनुसार अब मैकियावेली को एक नए विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का स्थापक माना जाता है। नैतिकता में विभिन्न आत्मा की क्रिया के रूप में ग्रहणीय। स्वयं मैकियावेली ने अपने विचारों की मौलिकता के विषय में सतर्क किया था कि उसने अपनी कृति में प्राचीन अनेक कृतियों के विवेच्य विषयों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की, जो प्राचीन ग्रीक और रोमन काल से लेकर प्रजातंत्रों और राजतंत्रों के काल्पनिक रूपों को प्रस्तुत करती है और कैसा रहता है की अपेक्षा प्राय कैसा कर रहना चाहिए, स्वरूप का विवेचन करती है। हम पीछे देख चुके हैं कि मैकियावेली के विचारों का विकास एक राजनीतिक और नागरिक के जीवन के अनुभवों के आधार पर हुआ था, अतः वह एक शुष्क कोरे सिद्धांतों की रचना करने वाला नहीं था। और यदि उसके लेख सामयिक आवश्यकताओं या तत्कालीन विवाद के फलस्वरूप लिखे भले जान पड़े, किंतु वास्तव में वे बिल्कुल सुसंबद्ध आधारभूत सिद्धांतों पर सदा आधारित पाए जाते हैं। और यदि कभी उनमें तर्क के साथ आवेश मिला हुआ दिखता है, तो सदा इस तर्क की ही प्रधानता रहती, तथा सिद्धांत उसके समकालीन दर्शन से जुड़ा हुआ है। उसने देव की भावना का तिरस्कार करके सारा ध्यान केवल मनुष्य पर केंद्रित किया था। उस समय यह धारणा थी कि क्रमिक विकास के द्वारा मानवता के उन्नत हो सकने की संभावना नहीं है। मनुष्य प्राय सदा समान रहता है, प्राकृतिक चेतना का दास रहता है, जिनका किसी प्रकार दमन नहीं किया जा सकता। अतएव अपरिवर्तनशीलता में उन नियमों की स्थापना की जा सकती है जो प्रत्येक परिस्थिति के में मनुष्य के व्यवहार को परिचालित करते हैं, और इस प्रकार जैसे मनुष्यों के ऊपर शासन करना पड़ता है, वह इन सिद्धांतों पर सावधानी से चलता हुआ अपने राज्य की स्थापना, संचालन कर सकता है और उसे स्थायी बना सकता है। अपरिवर्तनीयता का यह विचार मैकियावेली की कृतियों में मानव प्रकृति के समक्ष एक निरपेक्ष निराशावाद में परिवर्तित हो गया, किंतु वह गुण
की संभावना का परित्याग नहीं करता। मैकियावेली के लिए गुण, बुद्धि और शक्ति किसी परिस्थिति के सभी पक्षों को समझने और उनका मूल्यांकन करने की योग्यता और फिर अपने राज्य के हित के लिए संगत इच्छा, निश्चय और तेजी से प्रयत्न करने में है। भाग्य सद्रुणी व्यक्ति के प्रतिकूल जा सकता है, अर्थात परिस्थितियों की शक्ति जो व्यक्तिगत इच्छा के परे विकसित होती है, किंतु उसके विरुद्ध वह विजय पाता है। जो हार स्वीकार नहीं करता वह जो समय रहते अवश्य प्रबंध कर लेता। सद का यह विचार अर्थात श्रेष्ठतर और प्रभावशालिनी बुद्धि के रूप में ग्रहित परंपरागत धर्म के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति का सद ऊपर प्रदर्शित तर्क के अनुसार अच्छे व्यक्ति के सद के समरूप भी नहीं हो सकता। वह घटना चक्र जैसे मनुष्य केवल अपनी इच्छा से अनुशासित नहीं कर सकता और जिसमें पिछली शतियों विचारकों ने ईश्वर के अमानवीय न्याय और विवेकपूर्ण व्यवस्था को खोजने का यत्न किया था, मैकियावेली की विचारधारा में वही रूप मिलता है जो ईसाइयत के आगमन के पूर्व पश्चिम के विचारकों में मिलता है, अर्थात उद्दंड, अंधा और प्राय क्रूर भाग्य का संयोग या अदृष्ट। किंतु यदि इस प्रकार फ्लोरेंस का यह विचारक परंपरागत धार्मिकता के प्रति आंख मूंद रहा था, तो दूसरी ओर नैतिक समस्या के प्रति कम से कम दिखावटी रूप से बाधिर रहकर किसी नवीन भाव से उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। वास्तव में मैकियावेली की कृति का अपना शिक्षा विषयक मूल है, जो लेखक की ओर से किए गए इस अनुरोध में देखा जा सकता है कि आवश्यक है कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का जब अवसर पड़े सामान्य हित के लिए बलिदान किया जाए। सामाजिक सहवर्तित्व अर्थात राज्य का गठन वास्तव में संयोग के अंध प्रकोप के बचाव के लिए एक दीवार खड़ी करने के लिए हुआ, और कभी भी व्यक्ति का कार्य राज्य के उपयोगी बात के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जिसके समक्ष व्यक्ति के अहम का उच्च कर्तव्य की भावना के लिए परित्याग होना चाहिए। मैकियावेली के विचार और शिक्षा का यह सार है। उसके दृढ़ निराशा वाद में एक प्रकार की उदासी की झलक मिलती है, संभ्रांत में लिपटी हुई, जो उसकी मानवता का अदृश्य रूप से प्रतीक है और उस कटु शक्तिशाली कविता का गूढ़ स्रोत है। उसके कई पृष्ठों में उमड़ता दिखता है। अब संक्षेप से इसका विश्लेषण किया जा सकता है कि समकालीन तथा पीछे के आलोचकों ने किस प्रकार इस सिद्धांत को देखा। इस प्रसंग में यह मानना पड़ेगा कि मैकियावेली की कृतियां पाठकों को अच्छी तरह निश्चित स्थिति ग्रहण करने के लिए बाध्य करती हैं। विरोध में या समर्थन में ऐसे युग में प्रकट हुई जब कैथोलिक गिरजा नैतिक और धार्मिक मूल्यों के पुनरुद्धार के लिए महान प्रयत्न कर रहा था, जिसको कि ईसाइयत की आध्यात्मिक विपोती के कुशासन ने भयंकर रूप से पतित कर दिया था। अतः उस समय जो कुछ भी मैकियावेली के ऊपर लिखा गया वह निष्पक्ष आलोचना नहीं थी, किंतु उनकी ओर से जिन्होंने उसके लेखों द्वारा अपनी स्वयं की शिक्षा के सिद्धांतों और धार्मिक विश्वासों पर प्रहार किए जाने का अनुभव किया, कठोर और प्रायघातक प्रक्रिया थी। मैकियावेली के समर्थकों को भी उस युग के लिए ऐसे क्रांतिकारी विचारों के सामने बेचैनी का सामना करना पड़ा और इस प्रिंसिपे राजा की एक बिल्कुल प्रतीकात्मक और असंबद्ध व्याख्या करने की कोशिश की, अर्थात क्रूर शासकों की भावनाओं का समर्थन करने और इस प्रकार अपने कुटिल उपदेशों द्वारा उनका निश्चित रूप से नाश करने के लिए लिखा होगा। विपक्षियों का आक्रमण विशेष करके गिरजा का ऐसा कठोर हुआ कि सन 1559 से लगभग डेढ़ शताब्दी तक मैकियावेली की कृतियों के संस्करण प्रकाशित नहीं हुए। यद्यपि उसके विचारों की मौलिकता का उपयोग किया जाता है, पोप की सर्वप्रधानता के प्रति विद्रोह करने वाले तथा गिरजा के मतभेद रखने वाले व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए वह किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग करके उससे उचित सिद्ध करने के लिए वही कैथोलिक चुपचाप मैकियावेली की नीति का प्रयोग करते हैं। मैकियावेली के विरोध का जन्म संगठित रूप से वास्तव में इतालिया में नहीं किंतु इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ है, जहाँ पर रोमन पोपों के द्वारा प्रयुक्त राजनीति के ढंगों से के प्रति घृणा के भाव से यह विश्वास पैदा कर दिया था कि जाने अनजाने उसने मैकियावेली के सिद्धांतों से प्रेरणा ली है और इन देशों में मैकियावेलीपन कुटिल का पर्याय बन गया था। 17वीं शती में यह कह सकते हैं कि मैकियावेली को ठीक समझा नहीं गया। अभी भी विरोधी बहुत से समर्थक कम थे, किंतु तो भी इन समर्थकों में से कुछ अपने समय की अत्यंत सजग प्रतिभाएं थी। इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने मैकियावेली का मूल्यांकन पूर्णतः सार्थक रूप में किया है, विशेष रूप से उस रीति का जिसका उन्होंने यथार्थ का अनुसंधान करने के लिए प्रयोग किया है, और फ्रांस में देकार्ते जिन्होंने राजनीति की नीति की चिंता में से मुक्ति उपयोग की खोज के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। जो भी वो मैकियावेली के सिद्धांतों के बारे में वाद विवाद का अंतः क्रमशः एक तथ्य के गहन विवेचन में हुआ, जिसका
परीक्षा की ओर लेखक ने ध्यान नहीं दिया था। अर्थात अर्थात राजनीति उसके अनुसार स्वतंत्र और नीति में परस्पर कौन सा नया संबंध स्थापित होता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर जब से यूरोप अपने राजनीतिक ढांचे में एक निश्चित परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ता है और दर उदार विचारधारा के प्रथम बीजों में अंकुर निकलने लगते हैं, मैकियावेली की कृतियों के पुनर्प्रकाशन के साथ ही उनकी विचारधारा का पुनर्मूल्यांकन प्रारंभ होता है। किंतु जो निर्णय दिए जाते हैं वे अभी भी पक्षपातपूर्ण निर्णय थे, आलोचना की दृष्टि से सही नहीं थे। अर्थात उनके सिद्धांतों की समसामयिक समस्याओं के अनुरूप व्याख्यान करने का प्रयत्न किया जा रहा था। इस कारण यह कथन सत्य है कि मैकियावेली की व्याख्या का इतिहास उस समय का इतिहास है जिसने उनका निर्माण किया। यह विशेष रूप से इतालिया के लिए सही है कि जो 19वीं शताब्दी के उस पूर्वार्ध में उस राजनीतिक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने के लिए पूर्णतः विश्वस्त दिखता है जिसके अप्रहत होने पर मैकियावेली स्वतः दुखित प्रक्षेप था और जिसे अपनी कृतियों और उच्छ्वसित भाषा द्वारा उसने प्रकट करने की चेष्टा की। मैकियावेली को इतालवी राष्ट्र के पुनर्जागरण का दूत कहकर इंगित किया गया। यह व्याख्या वास्तव में इतिहास विरुद्ध हो, क्योंकि इतालवी संयुक्त राज्य जिसका उदय 19वीं शताब्दी के युद्धों में से हुआ और 3 शताब्दियों पूर्व मैकियावेली द्वारा कल्पित किए गए राष्ट्रीय राज्य में बहुत कम या बिल्कुल भी साम्य नहीं था। मैकियावेली के वैज्ञानिक मूल्य का उद्घाटन करने वाला तथा उसके कार्य का सूक्ष्म पुनर्मूल्यांकन करने वाला प्रथम व्यक्ति या फ्रांचेस्को के दे सांकेतिस, जिसको संपूर्ण इटालवी साहित्य का सबसे अधिक सहृदय आलोचक माना जाता है और जिसके निर्णय आज भी सही माने जाते हैं, उसने अपने सिद्धांतों के अनुसार मैकियावेली की परीक्षा की और उन ऐतिहासिक परिस्थितियों के बीच में रखकर उसकी व्याख्या की जिनमें मैकियावेली ने अपना जीवन बिताया है। आधुनिक संस्कृति और मैकियावेली की सच्ची देन का दे सांकेतिस ने इन शब्दों में उल्लेख किया है कि वह पृथ्वी पर जीवन की पुनः स्थापना करना और उसको एक देह प्रदान करना, हृदय का पुनर्निर्माण, आंतरिक शक्तियों की शोध, मनुष्य को उसके गांभीर्य और उसके क्रियाकलाप में लगाना, संक्षेप से मानव पौधे को फिर रोपने में है। अंत में उसने मैकियावेली के मूल विचारों को स्पष्ट किया है। अतः वह जगत है जिसे हम बनाते हैं और अपने प्रत्येक अपने लिए स्वयं अपना भाग्य विधायक और अपनी शक्ति है। देशांकित के कार्य जो पिछले शती के पूर्वार्ध में पड़ता है वे केवल इतालवी ही नहीं, समस्त परवर्ती आलोचना जगत ने इसे प्राप्त किया है। एतिजियो मित्सान, काउंसिल, इतालवी दूतावास, नई दिल्ली। दूतावास, नई दिल्ली। निकियो मैकियावेली। मैग्निफिको लोरेंजो दे मेडिची की सेवा में। निकियो मैकियावेली मैग्निफिको महिमा में लोरेंजो दी मेडिची की सेवा में। प्राय देखा जाता है कि वे जो किसी राज्य का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं उन वस्तुओं के साथ उसे भेंट करते हैं जो स्वयं उन्हें अत्यंत प्रिय होती है या जिनके विषय में वे सोचते हैं कि राजा को अच्छी लगती है। अतः देखा जाता है कि अनेक बार घोड़े, अस्त्र शस्त्र, सोने की जरी के कपड़े, बहुमूल्य हीरे और उनकी महानता के अनुरूप इसी प्रकार के आभूषण उनको भेंट दिए जाते हैं। आपकी महिमा के प्रति मेरी श्रद्धा के किसी परिणाम के साथ स्वयं को आपके सम्मुख हाजिर करने के लिए उत्सुक आपकी संपत्ति में कोई वस्तु नहीं मिली जो मुझे इससे अधिक प्रिय या इतनी सम्मानित लगती हो जितना आधुनिक समस्याओं के सुदीर्घ अनुभव तथा प्राचीन के निरंतर अध्ययन से मेरे द्वारा प्राप्त महान पुरुषों के कार्यकलापों का ज्ञान। इस प्रकार इस बड़ी सावधानी और धैर्य से दीर्घकालीन तक चिंतन किया गया तथा उसकी जांच की गई और अब उसे एक छोटी पुस्तक के रूप में अवबद्ध किया है। जैसे महिमान्वित
की सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ और यद्यपि इस कृति को श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत करने के योग्य नहीं समझता, तथापि मैं आशा करता हूँ कि श्रीमान के सौजन्य के फलस्वरूप इसे स्वीकार किया जाएगा, यह सोचकर कि इससे बढ़कर दूसरा कोई उपहार मेरे पास नहीं हो सकता जो कम से कम समय में श्रीमान को वह सारा ज्ञान प्राप्त करा सके जिससे मैंने कितने वर्षों में अपनी अनेक असुविधाओं और आपत्तियों को सह कर समझा और जाना है। इस कृति को मैंने अलंकृत नहीं किया, न लंबे वाक्यांशों से, क्लिष्ट और गुम्फित शब्दों से तथा अन्य की बाह्य सजावट तथा या आकर्षणों से सजाया है, जिनसे बहुत से लेखक अपनी रचनाओं को प्राय सजाते और गुम्फित करते हैं, क्योंकि मेरी यह इच्छा है कि या तो उसको कोई प्रतिष्ठा न मिले, फिर मिले तो केवल वस्तु की मौलिकता और उसके विषयी गहनता ही उसे प्रशंसा प्रदान करे। मैं नहीं समझता कि यदि कोई साधारण और निम्न हैसियत का व्यक्ति राजाओं के शासन विधान बनाने या उनकी समीक्षा या उन पर विचार करने का साहस करे तो उसे धृष्टता समझा जाए, क्योंकि वैसे जैसे वे लोग जो देशों के मानचित्र बनाते हैं, पर्वतों और ऊंचे स्थानों की आकृति का निरीक्षण करने के लिए स्वयं नीचे समतल भूमि पर आसन जमाते हैं और नीचे भूभाग की बनावट का निरीक्षण करने के लिए स्वयं ऊंचे पर्वतों पर आसन लगाते हैं, इसी प्रकार सामान्य जनसाधारण की प्रवृत्ति की अच्छी तरह समझने के लिए राजा होना आवश्यक है और राजाओं की प्रवृत्ति को भलीभांति समझने के लिए जनता का व्यक्ति होना चाहिए। अतएव महिमान्वित इस तुच्छ उपहार को उसी भाव से स्वीकार करें जिस भाव से मैंने इसे प्रेषित कर रहा हूँ। इसको यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा या उस पर विचार किया जाएगा तो श्रीमान को इसमें मेरी इससे तीव्र आकांक्षा का परिचय मिलेगा कि श्रीमान को वह महानता प्राप्त हो जिसका भाग्य फॉर्चून को फॉर्तूना बोला है, जिसका भाग्य है तथा श्रीमान के अन्य गुण श्रीमान को अधिकारी बनाते हैं। और यदि महिमान्वित अपनी महानता के उच्च शिखर से कभी इन निम्न प्रदेशों की ओर दृष्टिपात करेंगे तो ज्ञात होगा कि भाग्य की कितनी विषम और अविरत विडंबना किस प्रकार अनुचित रूप से सह रहा हूँ। मनुष्य राजा के अभ्युदय के लिए मैकियावेली ने फॉर्चून तथा वर्च्यू को आवश्यक तत्व माना है। प्रस्तुत अनुवाद में हमने इसका कर्मश भाग्य और नून अनुवाद किया है। मेदिची परिवार फ्लोरेंस का अत्यंत संभ्रांत परिवार था। इसके वंश में अनेक राजा, पोप, कार्डिनल, ड्यूक हुए। लोरेंजो 1492 से 1519 तक ड्यूक था। मैकियावेली ने अपनी कृति इसे समर्पित की, किंतु उसको असामयिक मृत्यु हो गई और कदाचित वह इस कृति को देख भी न सका। पहला अध्याय राज्य कितने प्रकार के होते हैं और वे किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। सभी राज्य, सभी सरकारें जिन्होंने जन समुदायों पर शासन किया या कर रहे हैं, वे या तो गणतंत्र एक राज्यतंत्रीय राज्य रहे हैं और एक राज्यतंत्रीय राज्य हैं, या वंशानुगत जिनमें प्रभु सत्ता दीर्घकाल से वंश परंपरा द्वारा चली आई हो, या नए होते हैं और नवीन, और या तो बिल्कुल नए होते हैं जैसे फ्रांचेस्को स्फोर्तसा के लिए मिलान, या जो राजा उन्हें प्राप्त करता है उसके वंशानुगत राज्य के साथ अंग रूप से जुड़े हुए होते हैं, जैसे स्पेन के राजा के लिए नेपल्स का राज्य। इस प्रकार के अधिकृत प्रदेश या तो एक राजा के लिए आधिपत्य में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं या स्वतंत्र रहने के आदि, और या तो उन्हें दूसरों की सेना द्वारा प्राप्त किया जाता है या स्वयं अपनी सेना द्वारा या भाग्य द्वारा या गुणों द्वारा। फ्रांचेस्को स्फोर्ता 1401 से 1466 ईस्वी तक अपने गुणों का मिलान का ड्यूक बना था। स्पेन के राजा फ्रेडरिक द कैथोलिक ने 11 नवंबर 1500 को फ्रांस के राजा लुई 12वें से संधि करके नेपल्स हथिया लिया। दूसरा अध्याय वंशानुगत राज्यों में संबंध। एक
गणतंत्रों गणतंत्रों का विवेचन मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अन्यत्र उनके विषय में विस्तार से विचार कर लिया गया है। केवल एक राज्यतंत्रीय राज्यों का ही विवेचन करूँगा तथा ऊपर लिखित ताने बाने को बुनता हुआ आलोचना करूँगा कि इन राज्यों को किस किस प्रकार शासित किया जाता। तब मेरा कहना है कि वंशानुगत तथा अपने राज्य के वंश की परंपरा के अभ्यस्त राज्य चलाने में नए राज्यों की तुलना में बहुत ही मामूली कठिनाई सामने आती है, क्योंकि केवल इतना पर्याप्त है कि अपने पूर्वजों की प्रथा को न छोड़ा जाए और फिर अब परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार की कि यदि वह राजा साधारण योग्यता वाला है तो भी अपने राज्य में वह अपने को बनाए रह सकेगा, जब तक कि कोई असामान्य तथा भयंकर शक्ति उसे वंचित न कर दे, और उसे वंचित हो जाने पर अधिकार करने वाले पर कोई ही जैसे ही कोई विपत्ति आएगी वह उसे फिर से लेगा। दो इटली में हमने इसका उदाहरण फेरोरो के ड्यूक में मिलता है। बेनी वासियों के 1474 में तथा जूलिए पोप के 1510 में हुए आक्रमणों के सामने वह और किसी बूते पर नहीं केवल इसी कारण ठहर सका कि उस राज्य में वह पुराना था, क्योंकि वंशानुगत राजा के समक्ष अप्रसन्न करने के बहुत ही कम अवसर और आवश्यकताएं रहती हैं। परिणाम स्वरूप वह अधिक प्रिय बना रहता है, और यदि असाधारण दुर्गुणों के कारण वह घृणा का पात्र नहीं बन जाता तो यह उचित है कि स्वाभाविक रूप से उसकी प्रजा उसे चाहे। उसके राज्य की प्राचीन और अविच्छिन्नता उन स्मृतियों और कारणों को विस्मृत कर देती है जो परिवर्तन के प्रेरक होते हैं, क्योंकि हमेशा एक परिवर्तन दांते छोड़ जाता है जिसमें दूसरे क्रांति ठीक से जम सके। दिरकोसी व्याख्यान नामक अपनी कृति से संकेत दे, जिसकी रचना इल प्रिंचेपे के पूर्व हुई थी। फिरोरे कुल का वास्तविक नाम है एरकोले द अस्ता। पोप जूलिया मेदिची परिवार में उत्पन्न हुआ। उसका समय था 1478 से 1434 है। तीसरा अध्याय मिश्रित राज्यों के विषय। एक, किंतु नए राज्यों में कठिनाइयां आती हैं, और पहली यदि राज्य पूरा नया नहीं है किंतु अंगों के रूप में जिसे सबको मिलाकर मिश्रित जैसा कहा जा सकता, तो सर्वप्रथम उसके परिवर्तन एक स्वाभाविक कठिनता के कारण उत्पन्न होंगे जो सभी नए राज्य के समान रूप से पाई जाती है। वह है जनता अपनी दशा में सुधार की आशा से स्वेच्छापूर्वक राजा को बदल देती है, और यह विश्वास उन्हें उसके विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करके वे अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि पीछे वे अनुभव करते हैं कि उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई है। यह एक अन्य स्वाभाविक और प्रमुख आवश्यकता के कारण भी होता है। जिन लोगों का वह नया राजा बनता है उन्हें वह सेना के द्वारा असंख्य अन्य यातनाओं के द्वारा जो नए नए राज्य में उत्पन्न होते हैं अप्रसन्न कर देता है। इस प्रकार वे सब तुम्हारे शत्रु हो ही जाते हैं, जिनको तुमने उस राज्य पर अधिकार करने में ठेस पहुंचाई है तथा जिन्होंने तुम्हारे राजगद्दी पर बैठाया है। उनको तुम मित्र नहीं बनाए रख सकते, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था उसके अनुरूप मनोनुकूल लाभ उन्हें नहीं मिल सकता। उनके विरुद्ध तुम कठोर व्यवस्था भी नहीं अपना सकते, क्योंकि तुम उनसे उपकृत हो। भले ही कोई सैनिक दृष्टि से कितना ही शक्तिशाली हो, किसी प्रदेश में घुसने के लिए उसके निवासियों की सहानुभूति की आवश्यकता होती है। इसी कारण फ्रांस के राजा लुई 12वें ने जितनी जल्दी मिलान पर अधिकार कर लिया उतने ही जल्दी उसे खो भी दिया। पहली बार लोदोविको ने केवल अपनी सेना द्वारा ही उसे वापस ले लिया, क्योंकि उन लोगों ने जिसको उसके द्वार खोले थे, जब देखा कि अच्छे भविष्य की आकांक्षाएं उन पूरी नहीं हुई तथा धोखा हुआ है, तब वे नए राज्य द्वारा अपने अपमानों को सहन नहीं कर सके। दो, यह सुस्पष्ट है कि विरोध करने वाले प्रदेश पर जब पुनः अधिकार कर लिया जाता है तो उससे खोना बहुत कठिन होता है। यह सुस्पष्ट है कि विरोध करने वाले प्रदेश पर
विरोध करने वाला जब पुनः अधिकार कर लिया जाता है तो उसे खोना बहुत कठिन है, क्योंकि राजा विद्रोह से सावधान होकर अपराधियों को दंडित कर, संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाकर तथा अधिक अधिक दुर्बल पक्षों की व्यवस्था करने में हिचकेगा नहीं। अतः यदि मिलान का फ्रांस का आधिपत्य समाप्त करने के लिए यह पहली बार यह काफ़ी था कि एक ड्यूक लोदोविको समावर्ती क्षेत्रों को सावधान करता है, फिर उसे दोबारा उनसे मुक्त कराने के लिए पूरी दुनिया को उनके विरुद्ध खड़ा करना पड़ता है, उनकी सेनाओं को नष्ट करके इटलिया के बाहर खदेड़ना पड़ता है, और यह ऊपर बताए कारणों के फलस्वरूप हुआ। यह होते हुए भी पहली बार दूसरी बार वह उससे छीन गया। पहली हार के सामान्य कारणों की चर्चा की जा चुकी है, दूसरी की कारणों की चर्चा करना यह है कि तथा यह दिखाना है कि कौन से उपाय उसके सामने थे, तथा उनकी स्थिति में अन्य कोई रहता तो उसे अपने नए राज्य पर भलीभांति आधिपत्य बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए था, जो फ्रांस के राजा ने नहीं किया। 3 तब मैं कहता हूँ कि वे राज्य को अधिकृत किए जाने के बाद उसके पुराने राज्य में अंतर्भुक्त कर दिए जाते हैं, जो उन्हें जीतना है, और या तो उसी प्रांत के या उसी भाषा के होते हैं या नहीं होते। जब वे होते हैं तो उन पर अधिकार बनाए रखना महान आसान है, सबसे अधिक जब वे स्वतंत्र रहने के आदि नहीं होते, और सुदृढ़ रूप से अधिकार करने के लिए उस पर राजा के वंश को विच्छिन्न कर देना पर्याप्त है जो उन पर शासन करता है, क्योंकि यदि अन्य बातों में वस्तुओं की पुरानी स्थिति बनी रहे और उनके रीति रिवाजों में कोई अंतर न पड़े तो लोग परस्पर शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हैं, जैसा कि बोर्गोन्या, ब्रिटेनिया, गवास्कोनिया, नार्मैदिनिया के मामलों में देखते हैं, जो कितने ही समय तक फ्रांस के अंग रहे, और यदि भाषा का थोड़ा अंतर भले ही रहे किंतु रीति रिवाज समान हो तो आसानी से आपस में मेल जोल पूर्वक रह सकते हैं। भले ही और यदि भाषा का थोड़ा किंतु रीति रिवाज समान हो तो आसानी से आपस में मेलजोल पूर्वक रह सकते हैं। और जो ऐसे राज्य को प्राप्त करता है और उसने अपने अधिकार में रखना चाहता है, उसे 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, उसने पुराने राज्य के वंश को निर्मूल करना। दूसरी, न उनके कानून न करों में परिवर्तन करना। इस तरह बहुत ही थोड़े समय में नया राज्य उनके वंशानुगत राज्य का अविभाज्य अंग हो जाता है। 4 परंतु जब राज्य किसी ऐसे प्रदेश में प्राप्त किए जाते हैं जब जिसकी भाषा, रीति रिवाज और कानून भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ कठिनाई आती है, और इस परिस्थिति में उन पर अधिकार बनाए रखने के लिए बड़े भाग्य और बड़े गुणों की आवश्यकता होती है। और महान, महत्वपूर्ण और अधिक सजीव उपायों में से एक वह व्यक्ति जो ऐसा राज्य प्राप्त करता है स्वयं वहां जाकर उसके लिए अधिकारों को अधिक मजबूत और अधिक स्थायी बना सकेगा, जैसा कि ग्रीस के लिए तुर्क ने किया था। बजादत शमील मोहम्मद मुराद ने कॉन्स्टेंटिनोपल के 1953 ईस्वी में जीतकर यूरोप में तुर्क साम्राज्य स्थापित कर दिया था, जो यदि वहाँ रहने के लिए न गया होता तो अन्य समस्त उपायों से भी जो उसने उस पर राज्य को अधिकार करने में रखने के लिए किए थे वह संभव नहीं था कि उसे अधिकार में रख सकता, क्योंकि वहाँ रहने में उसे अव्यवस्था का उत्पन्न होते ही पता लग जाता और तुरंत उसका प्रतिकार किया जा सकता है। वह न रहने पर उनके बढ़ जाने पर पता चलता और फिर उसी ठीक करने का कोई उपाय नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अधिकारियों द्वारा उस प्रदेश की लूटपाट नहीं होगी। राज्य के समीप पहुंचने की सुविधा उपलब्ध होने से प्रजा संतुष्ट रहती है और अनुकूल रहने की इच्छा होने पर उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के अधिक अवसर रहेंगे। प्रतिकूल मनोभाव होने पर उसे भयभीत होने का अवसर रहेगा। उस राज्य पर कोई बाहर का आक्रमण करना चाहे तो उसे बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। सार यह है कि राजा के वहाँ रहने पर उसे परास्त करना बहुत कठिन है। 5वां, दूसरा सर्वोत्तम उपाय यह है कि 1 या 2 स्थानों में नए उपनिवेश कॉलोनी बसा देना जो उस राज्य की कड़ियों जैसी बन जाएं, क्योंकि यह करना आवश्यक है, या पर्याप्त सशस्त्र घुड़सवारों को पैदल सेना रखनी चाहिए। रोमन तथा अन्य प्राचीन राजा जीते हुए नए राज्यों में नए लोगों को बसा देते थे, जिन्हें
कॉलोनी कहा जाता था, उन्हीं की ओर मैकियावेली का संकेत है, क्योंकि यह करना आवश्यक है तथा पर्याप्त सुशस्त्र घुड़सवार और पैदल सेना रखनी चाहिए। नए उपनिवेश बसाने चाहिए जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता, अपना धन खर्च किए बिना या थोड़ा खर्च करके उन्हें भेजता है और बसाए रखता है, और केवल उन लोगों को अप्रसन्न करता है जिसके खेत और घर नए निवासियों को देने को के लिए छीनता है। ये उस राज्य का न्यूनतम भाग होते हैं, और वे जिनको वह हानि पहुंचाता है बिखरे रहने तथा गरीब होने से कभी उसे हानि नहीं पहुंचा सकते। अन्य सब एक और तो क्षतिग्रस्त नहीं होते, और इस कारण उन्हें शांत रहना चाहिए। दूसरी ओर भयभीत रहते हुए इस कारण कोई भूल नहीं करते कि उनके समान जिनकी जायदाद छीन ली गई है उन पर भी न आ पड़े, उन पर भी ना आड़े। निष्कर्ष यह है कि इन नई बस्तियों पर खर्च नहीं होता, अधिक विश्वसनीय होती हैं, कम कष्ट देती हैं, और जैसा कहा गया है कि क्षतिग्रस्त बिखरे रहने तथा गरीब होने के कारण हानि नहीं पहुंचा सकते। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लोगों के साथ या सद्भाव बरतना चाहिए या उन्हें बिल्कुल कुचल देना चाहिए। लोगों के साथ सद्भाव बरतना चाहिए या उन्हें बिल्कुल कुचल देना चाहिए, क्योंकि मामूली अन्याय का लोग प्रतिशोध लेते हैं, गंभीर का नहीं ले सकते। इसलिए किसी को क्षति पहुंचाई जाए तो ऐसी हो कि प्रतिशोध का भय ही न रहे। इसलिए किसी को क्षति पहुंचाई जाए तो ऐसी हो कि प्रतिशोध का भय ही न रहे। किंतु उपनिवेशों के बदले वहां सशस्त्र सेना रखना चाहो तो बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा, और उस राज्य की पूरी आमदनी उसकी सुरक्षा में खर्च हो जाएगी, और इस प्रकार लाभ होने में परिणित हो जाता है और बहुत गंभीर असंतोष उत्पन्न करता है, क्योंकि अपनी सेना की छावनी स्थानांतर करने में उस पूरे राज्य को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे हर एक को असुविधा का अनुभव होता है और हर एक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाता है, और शत्रु घर बैठे हुए परास्त हानि पहुंचा सकता प्रत्येक दृष्टि से यह और शत्रु घर बैठे हुए हानि पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक दृष्टि से यह सुरक्षा व्यर्थ है। जिस प्रकार की उपनिवेश बसाना उपयोगी है। 6 जैसा कहा गया है कि अपने राज्य से भिन्न भाषा और आचार व्यवहार वाले प्रदेश का जो राजा बने उसे पड़ोसी छोटे छोटे राज्यों का रक्षक या मुखिया बना जाना चाहिए, और अपनी अपेक्षा शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों को दुर्बल करने का प्रयत्न करना चाहिए, और सावधान रहना चाहिए कि अपने समान शक्ति संपन्न दूसरा कोई विदेशी अकस्मात वहां न घुसाए। प्राय ऐसा होता है कि अधिक महत्वाकांक्षा या भय के कारण उस राज्य के असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया जाता है। जैसे प्राचीन काल में एतोलियनों ने ग्रीस में रोमनों को बुलाया था, और जिस दूसरे प्रदेश में वे गए वहाँ के निवासियों द्वारा आमंत्रित किए गए, और घटना चक्र का सामान्य कर्म ऐसा रहा कि जैसे ही कोई बाहरी शक्तिशाली व्यक्ति किसी प्रदेश में प्रवेश करता है, वहाँ के निवासी सभी कम शक्तिशाली उसके साथ हो जाते हैं, उसके प्रति ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर उनके ऊपर आधिपत्य करता है। इससे वह जहाँ तक इन छोटे राजाओं की बात है, उन्हें अपने अधीन करने के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे तुरंत स्वेच्छापूर्वक सब मिलकर उसके राज्य में संगठित हो जाते हैं जिसने जीता है। नए राजा को केवल यह ध्यान रखना होता है कि वे अधिक शक्ति और अधिक अधिकार प्राप्त न कर लें, और यह उस प्रांत का भाग्य निर्णायक बना रह सकता है, क्योंकि आसानी से अपनी सेना तथा उन छोटे छोटे राज्यों की सहायता से शक्तिवानों को दबा सकता है। जो इस व्यवस्था का अच्छी प्रकार अनुसरण नहीं करेगा तो जो उसने प्राप्त किया है उसे जल्दी ही खो देगा, या जब तक उन्होंने अधिकार में रहेगा वहाँ अपार कठिनाई और कष्ट रहेंगे। 7 रोमनों ने जिन प्रदेशों को जीता वहाँ इन बातों का भली भांति अनुसरण किया, अपने लोगों के उपनिवेश बसाए, कम शक्तिशाली राजाओं की शक्ति न बढ़ने देकर उन्हें प्रसन्न रखा, शक्तिशाली राजाओं को दबाया तथा विदेशी प्रतापी राजाओं को अपना प्रभाव नहीं जमने दिया। उदाहरण के लिए केवल ग्रीस प्रदेश का उल्लेख करना पर्याप्त है। इकियानों या एतोलियनों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, मेचेदोन राज्य को उन्होंने पराजित कर दिया। एथियोन ग्रीस के छोटे शासक थे जब फिलिप्स पांचवा मेचेदोनिया का राजा था। सीरिया का एंटिकोक्स विदेश का शासक था, एंटिकोवस को भाग दिया। एकियान और एतोलियनों से मित्रता रखी गई,
किंतु इस कारण उन्होंने अपनी शक्ति का बढ़ाने का अवसर नहीं दिया। मित्रता करने का लालच देने पर भी फिलिप को रोमनों ने अपमानित करने से नहीं छोड़ा। न एंटियोकस की शक्ति उन्हें उसके लिए राजी कर सकी कि उस प्रदेश में वह कोई राज्य सत्ता स्थापित कर सके। इस प्रकार रोमनों ने इन परिस्थितियों में वही किया जो सभी विवेकी राजाओं को करना चाहिए। वे केवल वर्तमान की कठिनाइयों पर ही नहीं किंतु भविष्य की समस्याओं पर भी दृष्टि रखते हैं। उनसे बचने का प्रत्येक उपाय वे केवल वर्तमान की कठिनाइयों पर ही नहीं किंतु भविष्य की समस्याओं पर भी दृष्टि रखते हैं। उनसे बचने का प्रत्येक उपाय करना चाहिए, क्योंकि उनके दूर रहते यदि उनका उपाय सोच लिया जाए तो आसानी से उनका निराकरण किया जा सकता है। किंतु यदि इस प्रतीक्षा में बैठे रह जाए कि वे तुम्हारे समीप पहुंच जाएं तो उनके बचाव का समय निकल जाए, क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि उपचार के योग्य नहीं निकलेगी। 8, यह वैसा ही है जैसे चिकित्सक क्षय के ज्वर के विषय में कहते हैं कि शुरू शुरू में उसका उपचार आसान होता है किंतु उसे जान पाना कठिन होता है, किंतु आरंभ में उसको न जान सकने तथा उपचार न करने से समय बीतने पर उसका पहचानना तो आसान हो जाता है किंतु उपचार करना दुस्साध्य हो जाता है। ऐसे ही राज्य शासन संबंधी मामलों में भी होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होने वाली अव्यवस्थाओं को पहले से ही जान लेने से जो संभव नहीं है जब तक कि राजा विवेकी न हो, उनका तुरंत समाधान किया जा सकता है। किंतु उन्हें न जान सकने के कारण जब उन्हें बढ़ने दिया जाता है जिससे कि हर कोई जान लेता है तो फिर उनका कोई इलाज नहीं रहता। जान सकने के कारण बढ़ने दिया जाता तो फिर उनका कोई इलाज नहीं रहता। अतः रोमन संकटों को बहुत पहले ही समझकर उनका सदा उपाय सोच लेते थे और युद्ध से बचने के लिए उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध इस प्रकार टल नहीं सकता, अपितु तो वह स्थगित हो सकता है जिससे शत्रु लाभान्वित होता है। फलतः ग्रीस में और फिलिप और एंटियोकस के साथ उन्होंने युद्ध करना ठीक समझा, जिससे उनके साथ उन्हें इतालिया में युद्ध न करना पड़े। यद्यपि उस समय वे पहले या दूसरे युद्ध से बच सकते थे जो उन्हें पसंद नहीं किया, उन्हें वह भी कभी अच्छा नहीं लगा जो हमारे साथ के सभी चतुर लोगों की जुबान पर है। समय का फायदा उठाओ, किंतु अपने पुरुषार्थ और विवेक के परिणाम को ही उन्होंने अच्छा समझा, क्योंकि समय अपने सामने की हर वस्तु को नष्ट करके अपने साथ अच्छा और बुरा या बुरा और अच्छा ला सकता है। किंतु अब फ्रांस की ओर मुड़े और परीक्षा करके देखें कि क्या ऊपर बताए गए उपायों में से किसी का अनुसरण किया गया है। मैं लुई की चर्चा करूंगा, चार्ल्स की नहीं, क्योंकि उसका इटालिया पर अधिक समय तक अधिकार रहने के कारण उसकी गतिविधि अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। लुई 12वें ने 1499 से 1512 तक इतालिया को अपने अधिकार में रखा और चार्ल्स 8वें ने सितंबर 1494 से अक्टूबर 1494 तक इतालिया का राज्य किया। उससे पता चलेगा कि इस प्रकार उसने उन नीतियों से उल्टा व्यवहार किया जो उसे एक भिन्न प्रदेश पर अधिकार बनाए रखने के लिए अपनानी चाहिए थी। 10, वेनी वासियों की महत्वाकांक्षा राजा लुई को इतालिया में लाई। वे उसके आगमन के मध्य से लोमवर्दी के राज्य का आधा भाग स्वयं पाना चाहते थे। राजा अपनाए इस आचरण को मैं दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि इटली में पैर जमाने की आकांक्षा और इस प्रदेशों में मित्रों के न होने, इनके विपरीत राजा चार्ल्स के व्यवहार के फलस्वरूप उसके लिए सभी मार्ग बंद थे, के कारण वह ऐसी मित्रताओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ जो उसे सुलभ थी और वह अपनी योजनाओं में बहुत शीघ्र सफल हो जाता। यदि उनके कार्यान्वयन में उसने कोई भी भूल न की होती, जैसा कि राजा ने लोमवर्दी पर अधिकार किया है कि उसे वह यश मिल गया जिसे चार्ल्स वंचित रह गया था। जिनोवा की अधीनता स्वीकार कर ली। फ्लोरेंस वासी उसके मित्र हो गए। मांतेवे का मार्की वंश, फेरोरा का ड्यूक, बेतिवोली, फोरली का काउंटेस, फाइंजा, पेरोरो, रिमिनी, केमिरिनो, पियोम्बिनो, लुकेसी के श्रीमंत, सेनरोटेक, लुका, पिसा, सेना के निवासी, इनमें से प्रत्येक उसका मित्र बनने के लिए उससे भेंट करने के आगे आया और तब वे निवासी अपने किए कार्य को अदूरदर्शिता पर पछताए।
वह था लोम्बर्दी में एक दो नगर पाने की आशा में उस राजा को इतालिया के तिहाई भाग का मालिक बना देना। 11। अब कोई भी यह समझ सकता है कि कितनी कम कठिनाई से वह राजा इतालिया में अपना अधिकार बनाए रख सकता है। यदि उसने ऊपर लिखे नियमों का पालन किया होता और अपने उन मित्रों की रक्षा करता तथा अपने बनाए रखता, तो संख्या में बहुत थे तथा दुर्बल और भयभीत थे, कोई गिरजे से, कोई वनवासियों से, अतः उनके साथ रहने के लिए परिस्थितियों से बाध्य थे और उनकी सहायता से आसानी से अपने को बचे हुए शक्तिशाली राज्यों से सुरक्षित बना सकता था। किंतु वह मिलान में पहुंचा पीछे कि उसने पोप अलेक्जेंडर की सहायता से, जिससे वह रोमानिया पर अधिकार कर सके, यह उल्टा काम किया। उसे यह नहीं सूझा कि इस कार्य में वह अपने को कमजोर बना रहा है। वे मित्र जिन्होंने अपने आप को उसके हाथों सौंप दिया था, उसे अलग हो गए थे और शक्ति संपन्न गिरजा के धार्मिक प्रभावों के क्षेत्र को उसने उसे इतना अधिकार प्रदान करते हैं, उतनी ही ऐहिक शक्ति प्रदान कर दी है। यह पहली भूल कि उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य होना पड़ा, यहाँ तक कि अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा का अंत करने के लिए, कि कहीं वह तोस्काना का अधिपत्य न बन जाए। वह इतालिया के में आने के लिए बाध्य हुआ। गिरजा की ओर शक्ति बढ़ना तथा मित्रों का खोना जैसा उसके लिए काफ़ी नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्लस का राज्य हड़पने की इच्छा से स्पेन के राज्य को साझेदार बनाएगा, और जहां वह अकेला ही इटली का भाग्य विधाता था, वहां उसने एक प्रतिद्वंदी बैठा लिया। फलतः उस प्रदेश के महत्वाकांक्षी तथा उससे असंतुष्ट व्यक्तियों को आश्रय पाने का ठिकाना मिल गया। उस राज्य में वहां उसे शुल्क देने वाला राजा नियुक्त किया जा सकता था। एक ऐसे राज्य को राज्यसीन करने के लिए उसे अपदस्थ कर दिया जो स्वयं उसे भगा सकता था।